बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। गुज़श्ता 2 वीलॉग्स में अरशद शरीफ साहब की शहादत से मुतालिक बात की, आज भी कुछ इससे मुतालिक बात करूँगा और लॉन्ग मार्च से मुतालिक बात करूँगा। अरशद शरीफ साहब की शहादत को लेके हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि जुडिशल कमीशन अब इसकी तहक़ीक़ात करेगा। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है जिसमें FIA के डायरेक्टर भी हैं, ISI के कर्नल भी हैं। वो कीनिया जाएगी और वहाँ पे शवाहिद इकट्ठे करेगी और वहाँ भी तहक़ीक़ात करेगी। तीसरी इस पे डेवलपमेंट ये है, जो अहम डेवलपमेंट है, गुज़श्ता रात तकरीबन 1 बजे अरशद शरीफ साहब की जो मैयत है वो पाकिस्तान पहुँची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब वो पहुँची तो लोगों की, शहरियों की, सहाफ़ियों की, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स की, दीगर सियासी जमातों के वर्कर्स की, यानी खुलासा ये है कि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर पहुँची और उन्होंने इस मैयत को वसूल किया। उसके बाद वहीं जो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से चंद किलोमीटर के फासले पर, वहाँ पे उसको रख दिया गया है। अरशद शरीफ की शहादत के बाद, उनको कत्ल किए जाने के बाद जो पाकिस्तान के हालात हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। इमरान खान ने कहा कि मैंने अरशद से कहा कि वो मुल्क से बाहर जाए, मेरे पास इत्तलात थी कि अरशद को मार दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि जो जुडिशल कमीशन बनेगा तो क्या इमरान खान उसमें जाके बताएंगे कि वो कौन लोग थे जो इमरान खान को पता था कि अरशद शरीफ का कत्ल करना चाहते हैं। और अभी भी बहुत ज़रूरी है, बतौर ज़िम्मेदार शख्स, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अगर ये समझते हैं और जो पाकिस्तान में इस वक्त एजानी कैफ़ियत है, तो इस राज से पर्दा उठा देना चाहिए कि वो कौन लोग थे। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि बदकिस्मती के साथ हमें ये कहना पड़ता है, गुज़श्ता रात इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एक ख़ातून सहाफ़ी जिस तरह रिपोर्ट कर रही थी और जिस तरह बाद में वो ट्वीट करती रहीं कि इस हुकूमत से कोई खैर की तवक्को नहीं है और यहाँ पे अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात हो रहे हैं कि पहले एक एम्बुलेंस भेज दी गई और उस एम्बुलेंस के बाद जो है लोग उस पर फूल की पत्तियाँ निछावर करते रहे, तो फिर इसके बाद दूसरी एम्बुलेंस लाई गई। तो मोहतरमा की ये से गुजारिश है ये कि जब कभी भी इस तरह का वाक़या होता है जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व होती है, यानी पब्लिक का सेंटिमेंट इन्वॉल्व होता है और वहाँ पे नक्शे अमन का ख़दशा होता है, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी एक स्ट्रेटजी के तहत चलते हैं ताकि वो जो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उस एग्जीक्यूशन को बड़ा स्मूथली किया जाए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि इसमें हुकूमत ने कोई शर का एलिमेंट डाल दिया कि पहले एक एम्बुलेंस निकाली गई, फिर दूसरी निकाली गई, फिर तीसरी निकाली गई। तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत होता है, तो इसमें किसी किस्म का कोई शर नहीं था और ना ही ये कोई अजीबोगरीब बात थी। मोहतरमा, ये आपकी अजीबोगरीब रिपोर्टिंग ज़रूर थी, लेकिन इसमें ऐसी कोई अजीबोगरीब बात नहीं थी। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अरशद शरीफ की ज़िंदगी में उन पे इल्ज़ामात लगाते रहे, उनके घर तक इल्ज़ामात लगाते रहे और ऐसी ऐसी बातें करते रहे कि अपनी बातों को वो सुपर डुपर करार देते थे। आज वही सबसे बड़े तर्जुमान बने हुए हैं। बाज़ तो ऐसे हैं कि जिनको अरशद शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में खूब पिटाई भी की और आज वो बात कर रहे हैं और वो एक प्रॉपर प्रोपेगेंडे के तहत सहाफ़त के लिबादे में कैंपेनर बने हुए हैं और इस मुल्क में जो इस वक्त हालात ख़राब हो रहे हैं उसमें पूरा पूरा किरदार लोगों के जज्बात उभारने के लिए अदा कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अरशद शरीफ की ज़िंदगी में उन्हें ट्विटर पर फॉलो तक तो नहीं करते थे, 3-4 दिन पहले तक फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज वो पूरे एक एक्टिविस्ट बने हुए हैं और वो लोगों के साथ एक एक मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आमिर मतीन साहब को कोट करना चाहूँगा, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। आमिर मतीन तकरीबन जिनका 40 साल के करीब सहाफ़त का तजर्बा है, उन्होंने कहा कि वो एंकर या वो सहाफ़ी जो अपने गार्ड्स के साथ और क्लाशन के साथ आते हैं और प्राइवेसी को उन्हें मलूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। तो ये जो शो ऑफ हो रहा है अरशद शरीफ की रहलत पे, उनकी शहादत पे, उनको कत्ल किए जाने पे, अब जो लोग इसके फ़िल्मी सीन बना के सेंटिमेंट ले रहे हैं, व्यूज़ ले रहे हैं, अपने आप को एक अवामी तरह का बंदा पेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को इस मौके पे शर्म आनी चाहिए। ये एक मौत हुई है, आप उनके घर का मंजर तो देखिए, उनके बच्चों को तो देखिए, उनकी आह-बुका तो देखिए, उनकी वालिदा के जज्बात तो देखिए और आप यहाँ पे एक पूरी फिल्म बनाने के चक्कर में हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं फिर से कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए, ये मौका नहीं है। मैं साथ ही साथ गुज़श्ता रोज़ जो मरीम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट किया जिस पे उन्हें शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा,
मुजीबुर रहमान शामी साहब ने उन पे तनकीद की, शहजाद इकबाल ने उन पे तनकीद की, शाहज़ेब खानज़ादा ने उन पे तनकीद की, अब्सा कोमल ने उन पे तनकीद की। हमारे दर्जनों सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस बात को कंडेम किया। मैंने कल के वीलॉग में भी मरीम नवाज़ साहिबा के इस ट्वीट को कंडेम किया था और इस बात को भी कंडेम किया था कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ ने इस वाक़े की मजम्मत क्यों नहीं की। लेटर ऑन तनकीद के बाद मरीम नवाज़ ने अपनी थाट को रिकनसाइल किया। हम शुक्रगुज़ार हैं, मैंने शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने माफ़ी भी मांगी और अरशद शरीफ की रहलत पर अफसोस का इजहार भी किया। लेकिन बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड तो देखिए। हम ये कैसे समझते हैं कि ज़िंदगी में हम जो काम करेंगे वो हमें पे बैक नहीं करेगा। हम किसी के साथ भला करेंगे तो भलाई हमारे पास आएगी, हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो बुराई हमारे पास आएगी। कुलसूम नवाज़ साहिबा की रहलत पे इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ। जो सियासी मुखालिफिन हैं उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। आज अरशद शरीफ साहब के साथ ये हो रहा है। कल भी अफसोसनाक था, आज भी अफसोसनाक है। हमें इस बात को समझना होगा। लेकिन हम जो आग लगाते हैं वो एक न एक दिन हमारे घर आ जाती है। हम उस आग की लपेट में खुद आ जाते हैं, ये हमें समझना होगा। और इस वक्त भी मुल्क में आग लगाई जा रही है। ये यहाँ पे इस वक्त जो फिल्मी सीन बना के म्यूज़िक एडिट करके जो हालात बनाए जा रहे हैं, हमें सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। यकीनी तौर पर यह बात इस मुल्क के फ़ायदे में नहीं है। थोड़ी सी पॉलिटिकल बात करेंगे। कल हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अचानक पता चला इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले से शेड्यूल नहीं थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। ये वो लॉन्ग मार्च है कि पिछले 5-6 महीने से इमरान खान ने 9 अप्रैल से ऑनवर्ड कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। 25 मई को उन्होंने किया, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने उसको रोका। लोगों पे शेलिंग की गई और लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ कि वो भी कोई ठीक अमल नहीं था, काबिल मजम्मत था आम शहरियों पे शेलिंग करना। और यहाँ पे एक पीटीआई का कारकुन, शायद अब पीटीआई की क़यादत तो भूल गई है, अब इमरान खान सर जब खिताब करते हैं तो उनको नाम भी याद नहीं आता, लेकिन उसका नाम फैसल था। यहाँ लाहौर का इकबाल टाउन का रहने वाला था। वो यहाँ पे उसकी शहादत हुई, तो कंडेमेबल था उस वक्त की हुकूमत का कंडक्ट। अब वो दोबारा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और लॉन्ग मार्च ऐसे वक्त में किया जा रहा है। मेरा एक सवाल है, हुजूर कल 2 बजे तदफीन है अरशद शरीफ की। अरशद शरीफ का टिल्ड आपकी पार्टी पॉलिसी के तहत था। आप जिस जिहाद की बात करते थे, उस जिहाद में पहली शहादत आपको अरशद शरीफ की सूरत में मिल गई है। और क्या अरशद शरीफ के तदफीन के बाद ये ऐलान नहीं हो सकता था? ऐसी क्या उजलत आ गई कि आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया? चलें, जमहूरी हक है। अच्छा, लॉन्ग मार्च का जो प्लान आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जुमे के रोज़ ये सिर्फ लाहौर में रहेंगे, लिबर्टी से चलेगा और इशरा तक, मजंग तक, और फिर आज़ादी चौक यानी मीनार पाकिस्तान तक ये जाएगा और फिर वहाँ पे ये डिस्पर्स हो जाएगा। फिर ये चलेंगे, जीटी रोड पे जाएंगे, फिर कामों की से गुजरांवाला, और गुजरांवाला से डस्का और समड़ियाल, और फिर सियालकोट जाएगा। फिर ये सियालकोट से वापस गुजरात आएगा, गुजरात से खारियाँ, खारियाँ से जेलम, जेलम से गुजर खान, एंड देन रावलपिंडी में ये अगले जुमे को पहुँचेगा जी, 4 नवंबर को पहुँचेगा। ये 1 हफ्ते का लॉन्ग मार्च है। समझ आती है, ठीक है, सियासी तरीक़ें ऐसी ही होती हैं। अब क्या ये लॉन्ग मार्च किसी अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में है? ये बहुत बड़ा सवाल है। या ये लॉन्ग मार्च आपका इतना जानदार है और मौजूदा जो सियासी हालात हैं और मुल्क के हालात हैं, आप समझते हैं कि उसमें इतनी शिद्दत है, उतनी हिद्दत है, बशमूल अरशद शरीफ की शहादत के, आप ये सारे जज्बात कैश कर लेंगे, लोगों को उभार लेंगे, जोश दे देंगे, जुनून जगा देंगे, और उसके बाद आप ऐसा जानदार लॉन्ग मार्च करेंगे कि हुकूमत ऐलान कर देगी कि हम इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। बज़ाहिर ये नहीं लगता है, ये कोई जानदार लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इस लॉन्ग मार्च को लेकर कोई फिर से डील करने की कोशिश की जाएगी, वैसी ही डील जिस तरह आप कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत ने नारो 2 लिया, आप भी लेने की कोशिश करेंगे। जो लटकती तलवारें हैं मुकद्दमात की, उनसे बचने की कोशिश करेंगे, और फिर आप चाहेंगे कि मई जून तक इलेक्शन हो जाएं, और यही 2-4 महीने भी हो गए तो मुतालबा तो आपका मंजूर हो गया, जल्द इंतखाबात। एक ऑप्शन तो ये है जिसके कवी इम्कानात हैं कि 15 नवंबर तक मामलात सेटल्ड हो जाएंगे। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इन हालात में जानदार लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और मुल्क के हालात
آپ کے سامنے ہیں. یہ سیاسی حالات ہیں، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ تدفین کے بعد اعلان ہوتا تو بہت اچھا تھا. ارشد شریف سے متعلق یہ کہوں گا کہ نڈر، بے باک، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، ہمارا کولیگ، ہمارا بڑا، ہمارا دوست، ہمارے لیے ان کی زندگی بھی رہبر تھی، ان کی جانا بھی رہبری ہے. وہ چلے گئے. پاکستان کی صحافی برادری یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ارشد شریف سے متعلق جو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اس کی تحقیقات ایسے ہوں کہ آج کے بعد کوئی ارشد شریف جیسا واقعہ نہ ہو. پوری دنیا میں صحافیوں کو تحفظ ہے. ہم یقین کر لیتے ہیں حکومت کی تحقیقات پہ بھی، ہم یقین کر لیتے ہیں حکومت کی کوششوں پہ بھی. اب تو امریکہ بھی کینیا کے صدر کو فون کر کے کہتا ہے کہ اس کی تحقیقات کروائیں. UN بھی کہتا ہے. یہ کہہ دیں گے ہفتے کے بعد یہ ایشو ختم ہو جائے گا، اس ملک میں اتنی ہیپننگز ہیں، کوئی نیا سلسلہ آ جائے گا. لیکن تحقیقات ایسی ہونی چاہیے، اتنی شفاف ہونی چاہیے. بھلے یہ جرم کینیا میں ہی ہوا ہے لیکن اس کو سزا ملنی چاہیے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.